इंडियन इकोनॉमी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसे इन्फ्लेशन और हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं, आज हम इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं इन्फ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति है क्या। एक आम भाषा में अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो इन्फ्लेशन में मुद्रास्फीति का तात्पर्य होता है राइज इन द प्राइसेस और राइज इन द प्राइसेस ऑफ व्हाट। तो दो चीज, पहली बात तो ये कि इसमें प्राइस का राइज होता है और किसके प्राइस का राइज होता है तो गुड्स और सर्विसेज की बात करेंगे। तो जब वैसी परिस्थिति आती है जब वस्तुओं और सेवाओं का, गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में इंक्रीज होता है, तो हमारा एक की पॉइंट होगा हाइक इन प्राइस कह लें या एक टर्म आप यूज कर सकते हैं इंक्रीज इन प्राइस, या इसी को कह लें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस। और जब भी हम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्राइस की बात करेंगे तो गुड्स और सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं में उसके मूल्य में वृद्धि होती है। आप सभी को पता होगा कि मार्केट एक ऐसी व्यवस्था है, जैसा कि एडम स्मिथ ने भी इस चीज को बताया था और उन्होंने कैपिटल इकोनॉमी पर ध्यान देते हुए कहा था कि मार्केट को इक्विलिब्रियम चाहिए, मार्केट चीजों को बैलेंस करना चाहता है। और एडम स्मिथ ने दो चीजों को बताया था, एक था इनविजिबल हैंड्स और दूसरा उन्होंने लेसेस फेयर की बात करी थी। और तीसरी बात उन्होंने ये कहा था कि स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। बच्चों, पहली बात कि स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं होना, यह एक लेसेस फेयर के सिद्धांत को बताता है और उसका तात्पर्य यह होता है कि स्टेट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर पूछा जाए स्टेट इंटरवेंशन थ्योरी किसकी देन है, एडम स्मिथ की देन है। तो 1776 ईस्वी में आप इस लैंडमार्क को समझ सकते हैं। 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई थी और यही वो लैंडमार्क है कि एडम स्मिथ ने लेसेस फेयर का सिद्धांत दिया और इनविजिबल हैंड्स की बात की। और वो इनविजिबल हैंड्स कुछ भी हो सकता है जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई को रेगुलेट करता है। और उन्होंने ये माना कि स्टेट के इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। आज हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन है क्या, इसके टाइप्स क्या होते हैं और वो मेजर्स क्या होंगे जिसके माध्यम से आरबीआई और गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करती है। तो इन्फ्लेशन मैंने बताया कि आमतौर पर हम समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन आमतौर पर जो प्राइस में हाइक होता है, जो मूल्य में वृद्धि होती है, उसे कहते हैं। इसे हम अगर हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ें तो इसे आसानी से समझ सकते हैं कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है और इसका नेचर क्या होता है। पहला, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। आप एक ऐसी परिस्थिति को देखें, पहले तो ये समझ लें कि इन्फ्लेशन का तात्पर्य होता है मार्केट का जो इक्विलिब्रियम होता है वह डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। तो इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें डिमांड में तो हाइक होता है
लेकिन सप्लाई या तो एज यूजुअल रहती है या सप्लाई कम हो जाता है। अर्थात इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति हो गई, दिस इज अ काइंड ऑफ स्टेट इन विच देयर इज अ राइज ऑफ डिमांड बट सप्लाई इज आइदर स्टेटस को और डिक्रीज इन द सप्लाई। तो डिमांड हाई रहता है और सप्लाई कम हो जाती है। इस सिचुएशन को देखें, कॉस्ट पुश जो इन्फ्लेशन होगा, इसमें अगर हम प्रोडक्शन में की बात करें तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही प्रोडक्शन की बात की जाती है तो प्रोडक्शन में जो लागत मूल्य होता है ना, तो प्रोडक्शन में जो कॉस्ट प्राइस होगा इसमें इसके लागत मूल्य में वृद्धि होती है। और आप समझ सकते हैं कि जैसे ही उत्पादन में कॉस्ट प्राइस में जब वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि कॉस्ट प्राइस में वृद्धि होने से उस वस्तु की जो प्राइस होगी वह महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा कंडीशन जब बनता है जब कॉस्ट प्राइस में आप ये देखें कि जब कॉस्ट लागत मूल्य अधिक होगा तो उस वस्तु का प्राइस बढ़ जाएगा। और इन्फ्लेशन कहते किसको है? प्राइस में हाइक को, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया। जब मूल्य में वृद्धि होती है, प्राइस में हाइक होगा, तो मूल्य में प्राइस में वृद्धि कैसे हो रही है? क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट में वृद्धि होती है तो अंतिम उत्पाद और जो मार्केट प्राइस होगा उस वस्तु का वह ज्यादा हो जाएगा। तो हमें यह समझना है कि जब किसी वस्तु के प्राइस में वृद्धि होती है तो वह अवस्था इन्फ्लेशन की कहलाएगी। और ऐसे स्थिति में सप्लाई क्या होता है? कम हो जाता है, डिमांड एज यूजुअल रहता है। तो एक ये कंडीशन हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की। तो इसके आधार पर हम अब जब देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, तो इसको अगर ऐसा समझा जाए कि अगर अचानक किसी व्यक्ति की सैलरी 20,000 से बढ़कर 30,000 हो जाती है तो ये जो 10,000 का अतिरिक्त आमदनी होती है इससे एक्सेस डिमांड होता है, एक्सेस डिमांड जनरेट होगा। और ये क्वाइट नेचुरल होता है, ये एक्सेस डिमांड जनरेट होगा। और अचानक से ये एक्सेस डिमांड तो जनरेट होता है लेकिन वस्तुओं की आपूर्ति एज यूजुअल रहती है। तो आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पे प्राइस में वृद्धि हो रही है तो सप्लाई कम हो जा रहा है। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि अगर वृद्धि होती है सैलरी में तो ये एक्सेस डिमांड होगा। यहां पे कुछ और एग्जांपल से हम ये समझ सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन को, कि अगर टैक्स में कमी हो जाए, अगर लोअर टैक्स हो जाए तो इससे भी टैक्स कम होने से व्यक्ति या जो व्यवसायी वर्ग हैं उनके आमदनी में, उनकी सैलरी में इंक्रीज होगा। तो अगर हम ऐसे समझें कि अगर गवर्नमेंट टैक्स को कम करती है तो उससे सैलरी में वृद्धि होगी और जैसे ही एक्स्ट्रा इनकम होगा एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट होता है। और एक और कंडीशन अगर देखें, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग अभी मेजर्स में जब देखेंगे, जैसे ही हम बैंक रेट की बात करते हैं, ये कंफ्यूजन हो सकता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है तो यह रेट ऑफ इंटरेस्ट किसकी बात करता है। तो अगर प्रश्न ऐसा हो कि बैंक दर, बैंक रेट का तात्पर्य सीधे आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, मतलब आपको पता होगा कि आरबीआई जिस दर से
कमर्शियल बैंक को लोन देती है लॉन्ग टर्म के लिए, उससे बैंक दर कहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि रेपो रेट जो होता है, वह रेपो रेट जो आरबीआई है कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन देती है उसको रेपो रेट कहते हैं। अर्थात रेपो रेट का संबंध और बैंक रेट का संबंध आरबीआई से हुआ। ठीक उसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कहीं भी लिखा मिले रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका तात्पर्य होगा कि कमर्शियल बैंक आम लोगों के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होगा कमर्शियल बैंक टू पब्लिक। जैसे मैंने बताया बैंक रेट का संबंध किससे, आरबीआई टू कमर्शियल बैंक, उसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होगा कमर्शियल बैंक टू पब्लिक। ये जरूरी था आपको बताना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। मैंने दो कंडीशंस को बता दिया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसमें क्या होता है लागत खर्च में वृद्धि होने से प्राइस में वृद्धि हो जाती है, जबकि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में लोगों की या तो आमतौर पर सैलरी बढ़ जाती है, ठीक है, और इस तरह से एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट होता है। आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई पे कमीशन आता है तो अमूमन सैलरी में एक बहुत बड़ी वृद्धि होती है, और इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा डिमांड जनरेट होता है। तो ऐसे कंडीशंस में इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन की संज्ञा दी जाती है। आइए हम देखते हैं कि ये कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी ऐसी होती हैं जिनके चलते डिमांड में वृद्धि होती है, लेकिन सप्लाई एज यूजुअल रहता है। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं कि कभी कभी गवर्नमेंट एक्सेस प्रिंट कर देती है करेंसी को। सो एक्सेस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, जब करेंसी एक्सेस प्रिंट हो जाती है तो ऐसे केसेस में हाई डिमांड का सिचुएशन होने लगता है। फ्लो ऑफ मनी, एक्सेस प्रिंटिंग ऑफ करेंसी के चलते फ्लो ऑफ मनी, जो अर्थव्यवस्था के डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उन डिफरेंट सेक्टर्स में मनी का जो फ्लो है, जो प्रवाह है, वह बढ़ जाता है। और फ्लो ऑफ मनी के बढ़ने से लोगों के पास एक्स्ट्रा लिक्विडिटी हो जाती है, और इसी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को हम इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। आपको यह भी पता होगा कि गवर्नमेंट अगर किसी भी एजेंसी से लोन लेती है, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंसीज हो या किसी भी तरह से गवर्नमेंट को अगर वो लोन लेती है, तो उस लोन के गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन लिया जाता है कहीं ना कहीं वह लोगों तक जाता है, और इसके चलते आम लोगों में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो ये जो कंडीशन कहलाता है, आप ये भी देख सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत ही अगर आरबीआई अपना CRR और SLR या फिर बैंक रेट या फिर रेपो रेट, अगर इसे आरबीआई कम कर दे, तो ऐसा करने से क्या होगा कि बैंकों के पास बहुत ज्यादा पैसा होगा, और वो बैंकों का जो फ्लो ऑफ मनी होगा कहीं ना कहीं उसकी पहुंच लोगों तक होगी, और ये कम होने से रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होगा। जैसे ही बैंक रेट कम होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने आप कम हो जाता है, और जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा
तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, उनकी लिक्विडिटी ज्यादा होगी, लोगों की परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ने से क्या होगा कि उनका जो डिमांड होगा वो बढ़ जाएगा। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसके चलते आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आजकल ऐसा परिवेश बना है कि आप अगर चाहें तो आसानी से कम डाउन पेमेंट देकर मोटरसाइकिल, फोर व्हीलर, कार आसानी से ले सकते हैं। तो ये बैंकों की इस पॉलिसी के चलते लोगों के पास डिमांड ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ऐसे कंडीशंस में सप्लाई या तो यथावत है या फिर कम है। तो ऐसी जो परिस्थितियां होती हैं इसमें इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा होती है। तो ऐसा माना जाता है कि मुद्रास्फीति देश के विकास के लिए, एक संयमित मुद्रास्फीति अगर है तो इससे देश के विकास में मदद मिलती है। भारत जैसे देश में 2 से 3% तक का इन्फ्लेशन हेल्दी माना जाता है। मतलब आपको ये समझना है कि कुछ हद तक मुद्रास्फीति सही है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इन्फ्लेशन अगर बहुत ज्यादा हो तो वह ठीक नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैंने आपको बताया मुद्रास्फीति क्या है। तो आप समझ सकते हैं ये किसी वस्तु के मूल्य में जो वृद्धि होती है उसे आमतौर पर इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। किसी व्यक्ति की परचेजिंग पावर पैरिटी अगर बढ़ जाती है तो वह इन्फ्लेशन कहलाता है। किसी व्यक्ति की या फिर आमतौर पर अगर मार्केट में लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाती है तो इसे भी इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको 3 प्रकार का इन्फ्लेशन बताया। पहला था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दूसरा था डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और तीसरा हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में बताया जिसमें आरबीआई अपना बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर इसको कम कर देती है, जिससे लोगों के पास लोन लेने की क्षमता बढ़ जाती है और लोगों के पास लिक्विडिटी बढ़ जाने से डिमांड हाई हो जाता है लेकिन सप्लाई कम होता है। तो ये रहा ओवरऑल इन्फ्लेशन। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसे कैसे रोका जाए। बस आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।